नमस्ते। आज की इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के सबसे रहस्यमयी और सच कहूं तो दिमाग को चकरा देने वाले कंसेप्ट्स में से एक पर, स्ट्रिंग थ्योरी। हम इस उलझे हुए विषय की गुत्थियों को सुलझाएंगे और ये समझेंगे कि कैसे हमारा ब्रह्मांड सिर्फ निर्जीव कणों का ढेर नहीं बल्कि एक अद्भुत संगीत, एक कॉस्मिक सिम्फनी हो सकता है। अब रेडिट यूजर CMD मगारेट का एक कोट है। वो लिखते हैं, जब कोई मुझे इससे बच्चों की तरह समझा सकेगा तो मैं आपको बताऊंगा। और पता है, ये झुंझुलाहट एकदम जायज़ है। क्वांटम ग्रेविटी को समझना दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों के लिए भी किसी बुरे सपने से कम नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, इस भारी भरकम गणित के पीछे का जो मूल विचार है ना, वो वास्तव में बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल किसी मधुर संगीत की तरह। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एकीकरण की खोज से, फिर समझेंगे स्ट्रिंग्स के ब्रह्मांड को। उसके बाद हम छिपे हुए अतिरिक्त आयामों पर बात करेंगे, फिर वैज्ञानिक चुनौतियों को देखेंगे और अंत में भौतिकी और दर्शन के अद्भुत मिलन को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, एकीकरण की खोज, यानी भौतिकी का वो अंतिम लक्ष्य जो सब कुछ समझा सके। अगर हम इतिहास को देखें तो विज्ञान हमेशा से अलग अलग विचारों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता रहा है। सोचिए, 1687 में न्यूटन ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से धरती और आकाश के नियमों को एक कर दिया। फिर 1800 के दशक में मैक्सवेल ने बिजली और चुंबकत्व को मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज की। 1915 आया और आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी के जरिए स्पेस, टाइम और ग्रेविटी को एक साथ जोड़ दिया। और फिर 1970 के दशक तक स्टैंडर्ड मॉडल ने प्रकृति के 3 मुख्य बलों स्ट्रॉन्ग, वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक ही ढांचे में ला खड़ा किया। ऐसा लगा कि बस अब हमने सब कुछ सुलझा लिया है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई। असल में रुकावट ये थी कि हमारे पास ब्रह्मांड को समझने के लिए 2 बेहद सफल मॉडल तो हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि ये दोनों एक साथ काम करने से साफ इनकार कर देते हैं। एक तरफ है जनरल रिलेटिविटी, जो मैक्रो लेवल पे काम करती है। ये विशाल ब्रह्मांड, गुरुत्वाकर्षण और मुड़े हुए स्पेस टाइम को समझाती है। और दूसरी तरफ है क्वांटम मैकेनिक्स, जो माइक्रो लेवल पे काम करती है, यानी परमाणु, सब एटॉमिक कण और उनकी संभावनाओं की दुनिया। समस्या यह है कि जब इन दोनों को मिलाने की बात आती है ना, तो सारा गणित बिखर जाता है। और इसी विशाल समस्या को हम क्वांटम ग्रेविटी कहते हैं। और यहीं से आता है हमारा भाग 2, स्ट्रिंग्स का ब्रह्मांड। पदार्थ के निर्माण खंडों को पूरी तरह से एक नए नजरिए से देखना। तो इस गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम मैकेनिक्स की लड़ाई को सुलझाने के लिए एक बहुत ही एलिगेंट सा समाधान सामने आया, स्ट्रिंग थियरी। पुराने स्टैंडर्ड मॉडल में हम मानते थे कि कण असीम रूप से छोटे, 0 डायमेंशनल पॉइंट होते हैं, उनका कोई आकार नहीं होता। लेकिन स्ट्रिंग थियरी कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। इसके मुताबिक ये कण दरअसल ऊर्जा के बेहद सूक्ष्म 1 डायमेंशनल यानी एक आयामी कंपन करते हुए धागे हैं। और बस इसी एक छोटे से शिफ्ट ने ग्रेविटी और क्वांटम के बीच के गणितीय टकराव को सुलझाने का रास्ता खोल दिया। आइए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। पहला स्टेप, एक बुनियादी स्ट्रिंग एक खास फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति पर वाइब्रेट करती है। दूसरा स्टेप, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, यही तय करती है कि उस स्ट्रिंग की ऊर्जा क्या होगी। और तीसरा स्टेप, यही ऊर्जा खुद को अलग अलग प्रकार के कणों के रूप में प्रकट करती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, क्वार्क हो या फिर ग्रेविटी को कैरी करने वाला कण ग्रेविटॉन हो। इसे ऐसे समझिए जैसे आप गिटार बजा रहे हों। गिटार के एक ही तार को अलग अलग तरीके से छेड़ने पर अलग अलग धुनें निकलती हैं, है ना? बिल्कुल वैसा ही। रेडिट यूजर रिटन ऑन अ पेज 22 ने इस बात को बड़ी ही खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं ये स्ट्रिंग्स गिटार के तारों की तरह कंपन करती हैं। कंपन की गति ये बदल देती है कि स्ट्रिंग्स कौन सा कण बनेंगी। है ना कमाल की बात? गिटार वाली ये तुलना दिमाग में आते ही वो भारी भरकम और डरावना गणित अचानक से बहुत आसान लगने लगता है। हम सब और हमारे आसपास की दुनिया इन्हीं अदृश्य तारों के संगीत से बनी है। अब आते हैं भाग 3 पर, छिपे हुए अतिरिक्त आयाम, इस कॉस्मिक सिम्फनी की गणितीय कीमत। देखिए, स्ट्रिंग थ्योरी का आइडिया सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसका गणित बहुत ही पेचीदा है। इस नंबर को देखिए, 11। स्ट्रिंग थ्योरी के सबसे एडवांस्ड रूप, जिसे हम एम थ्योरी कहते हैं, उसके समीकरणों को सही ढंग से काम करने के लिए हमारे ब्रह्मांड में गणितीय रूप से 11 आयाम होने ही चाहिए। जी हां, हमारी आम जिंदगी के 3 आयाम, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और एक समय के अलावा 7 और आयाम होने चाहिए। अब आप पक्का सोच रहे होंगे कि भाई, अगर 7 और आयाम हैं तो वो हमें दिखते क्यों नहीं? इसका जवाब छिपा है कलाबी-याव मैनिफोल्ड्स में।
ये 6 या 7 आयामों वाली बेहद सूक्ष्म आकृतियां होती हैं जो हमारे ब्रह्मांड के भीतर ही इतनी कस कर मुड़ी और लिपटी हुई होती हैं कि इंसान का बनाया कोई भी इंस्ट्रूमेंट उन्हें नहीं देख सकता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी वास्तविकता हमारे रोजमर्रा के 3D अनुभव से कहीं कहीं ज्यादा जटिल है। भाग 4 संदेह और वैज्ञानिक चुनौतियां। आखिर स्ट्रिंग थ्योरी अभी तक अप्रमाणित क्यों है? अब थोड़ा प्रैक्टिकल होकर देखते हैं और इसके वैज्ञानिक विरोध पर भी बात करते हैं। किसी भी थ्योरी को तब तक सच नहीं माना जा सकता जब तक उसे टेस्ट ना किया जा सके। इसके फायदों की बात करें तो ये थ्योरी प्राकृतिक रूप से ग्रेविटॉन को शामिल करती है। इसका गणितीय ढांचा बहुत ही सुंदर है और ये रिलेटिविटी और क्वांटम को जोड़ती है। लेकिन इसके नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसका कोई डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। इसके लिए ऐसे अदृश्य आयामों की जरूरत है जिन्हें हमने कभी नहीं देखा। और फिर आती है एक बहुत बड़ी मुसीबत, द लैंडस्केप प्रॉब्लम। लैंडस्केप प्रॉब्लम को समझने के लिए जरा इस विशाल संख्या पर गौर कीजिए। एम थ्योरी एक या दो नहीं बल्कि ट्रिलियन संभावित समाधानों या यूं कहें कि अनगिनत संभावित ब्रह्मांडों की भविष्यवाणी करती है। इतने सारे संभावित समाधान होने की वजह से कई वैज्ञानिक इस बात पर शक करते हैं कि क्या ये थ्योरी कभी हमारे अपने ब्रह्मांड के बारे में कोई सटीक भविष्यवाणी कर भी पाएगी। और ये डाउट सिर्फ बड़े वैज्ञानिकों को नहीं है। रेडिट यूजर रिटन ऑन अ पेज 22 की ये बात एकदम सटीक बैठती है। वो कहते हैं ये इतना अधिक उलझा हुआ है कि एक थ्योरी कम और एक मोटे तौर पर बताई गई हाइपोथेसिस ज्यादा लगता है। ये उस आम वैज्ञानिक संदेह को दर्शाता है जो एक ऐसी थ्योरी के साथ जुड़ जाता है जिसे हम आज की तकनीक से टेस्ट कर ही नहीं सकते। भाग 5 जब भौतिकी दर्शन शास्त्र से मिलती है, आधुनिक गणित में प्राचीन रहस्यवाद की गूंज। यहां से हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सोचिए, हार्डकोर फिजिक्स की एक कंसेप्ट्स प्राचीन इंसानी सोच से कितने मिलते जुलते हैं। उदाहरण के लिए कबालिस्टिक परंपरा में ओतियोत के इस विचार को ही ले लीजिए। ये प्राचीन हिब्रू अक्षर हैं जिनके बारे में माना जाता है कि इनकी ध्वनि और आकार लगातार वाइब्रेट करते हैं और इसी वाइब्रेशन से ये पूरी भौतिक दुनिया उत्पन्न होती है। प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक स्ट्रिंग थ्योरी के धागों के बीच ये समानता वाकई हैरान करने वाली है। अगर हम इनकी तुलना कहें तो देखिए, कब्बाला कहता है कि ब्रह्मांड एक अपरिभाषित अनंत प्रकाश से बना है, वहीं स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि सब कुछ अपरिभाषित बुनियादी स्ट्रिंग से बना है। कब्बाला रात्सोवा शोफ की बात करता है, यानी एक ऐसी ऊर्जा जो होने और न होने के बीच लगातार दोलन करती है, ऑसिलेट करती है। और स्ट्रिंग थ्योरी वो 1D स्ट्रिंग्स की बात करती है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करके मैटर बनाती हैं। दोनों में एक बात कॉमन है, अस्तित्व का पूरा आधार एक निरंतर गूंज या वाइब्रेशन पर टिका है। चाहे आप इसे गणित के चश्मे से देखें या प्राचीन रहस्यवाद के नज़रिए से, वास्तविकता एक कॉस्मिक सिम्फनी ही लगती है। Chabad.org का ये कोड इन भारी भरकम गणितीय बातों में एक मानवीय एहसास जगा देता है। ये कहता है, पेड़ अपना गीत गाते हैं, घास अपना, हर कोशिका, हर तत्व, हर कण का अपना गीत होता है जिसमें वह अपनी पूरी प्रजाति के साथ जुड़ा होता है। ये विचार उस ठंडे और जटिल फिजिक्स में एक सेंस ऑफ वंडर भर देता है ना। तो हमारी आज की ये चर्चा इसी एक बड़े और उकसाने वाले सवाल पर आकर रुकती है, क्या ये ब्रह्मांड अंततः सिर्फ एक बहुत ही सुंदर गणितीय भ्रम है या वाकई में एक कॉस्मिक सिम्फनी है जिसे हमने बस अभी अभी सुनना शुरू किया है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। वास्तविकता के इस ताने बाने को लेकर अपनी जिज्ञासा हमेशा बनाए रखें। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।